हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जीवों में विविधता। ये चैप्टर नंबर 7 है, जीवों में विविधता। डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है साइंस का, जीवों में विविधता। नाम से पता लग रहा है जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, विविधता इट मीन्स डाइवर्सिटी, यानी किस प्रकार से जीव एक दूसरे से अलग अलग होते हैं या जीवों में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। तो हम कई सारी चीज़ों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राचीन समय से ही अनेक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, उनका नामकरण करने का प्रयास किया है, और बड़ी क्लासों में आपको बताया जाएगा। एक पूरी साइंस की शाखा होती है, जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंदर जीवों का वर्गीकरण, उनकी पहचान और उनका नामकरण किया जाता है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों का नामकरण, वर्गीकरण और उनकी पहचान की जाती है, उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। अभी आपको समझना होगा कि जीवों में किस प्रकार से विविधता हो सकती है। तो हम कई सारी चीज़ों के आधार पर जीवों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ जीवों के अंदर आनुवांशिक विविधता हो सकती है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ सकते हैं कि जीवों में आनुवांशिक विविधता हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक जीव के अंदर जीन्स की संख्या अलग अलग होती है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। उसी के आधार पर हम जीवों को अलग अलग बांट सकते हैं, तो उसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। दूसरा हो सकता है क्षेत्रीय विविधता, यानी कोई जीव वन के अंदर पाया जाता है, कोई जीव जल के अंदर पाया जाता है, कोई जीव मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आवासों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अनेक जीव हैं। अगर हम जीवों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ जातियां हैं। जाति का मतलब होता है जैसे मानव एक जाति है, गाय एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, बकरी एक जाति है, कंप्लीट जितनी बकरियां हैं उनकी एक ही जाति है। तो ये पूरी जाति है पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़, और लगभग 20 से, या मैं ऐसे कह सकता हूँ लगभग 15 से 20 लाख जातियों के बारे में ही अभी हमें जानकारी प्राप्त है। यानी पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की एक बहुत बड़ी संख्या में से एक छोटे से पार्ट्स के बारे में, यानी 1 करोड़ अगर जातियां पृथ्वी पर अनुमानित हैं, तो उनमें से लगभग 15 से 20 लाख जातियों के बारे में ही हमें जानकारी या उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक कर सके हैं। अभी बहुत सारा वर्गीकरण का इतिहास बाकी है, जिससे भविष्य में वैज्ञानिक उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जीवों में विविधता किस आधार पर हो सकती है। तो पहला पॉइंट है आनुवांशिक आधार पर हो सकती है, गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। दूसरा है बेटा क्षेत्रीय हो सकती है, यानी कोई जीव वन में होता है, कोई जल में होता है, कोई मरुस्थल पर होता है। अलग अलग जीवों की जातियाँ क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग हैं। अगर हम बात करें तीसरा, इनके आवास के आधार पर हो सकता है। इनका आवास यानी जीवों का आवास अलग अलग होता है, तो उनके आवास के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उनके खाना क्या खाते हैं वो, इसके आधार पर, यानी रहने के आधार पर, या पोषण कह सकता हूँ मैं, पोषण के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वयंपोषी जीव होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं। तो इसके आधार पर भी हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शरीर की संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं वो एक कोशिकीय हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय हैं। तो हम कोशिका के आधार पर, इट मीन्स शारीरिक संरचना, यानी उनकी शारीरिक आकृति कैसी दिखती है, शारीरिक संरचना कैसी दिखती है, उसके आधार पर ही जीवों को वर्गीकरण या वर्गीकृत हम कर सकते हैं, जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात आएगी कि किस तरह से जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, प्राचीन समय से, पुराने समय से ही कई सारे वैज्ञानिक हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक हैं हैकल, एक वैज्ञानिक हैं
कार्ल बोस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्ल कोरेंस, ये कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो R.H. व्हीटेकर, ये कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्राचीन समय से ही जीवों की विविधता को और जीवों के वर्गीकरण को समझाया है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे मान्य वर्गीकरण सिद्धांत की बात करें तो वो है R.H. व्हीटेकर का। R.H. व्हीटेकर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1969 के अंदर जीवों को पृथ्वी पर या संपूर्ण जगत में पाए जाने वाले जीवों को 5 जगतों के अंदर डिवाइड किया। जो पहला है वो है मोनेरा। इन्होंने 5 जगत बनाए, इसीलिए मैं कह सकता हूं इसे हम 5 जगत प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 जगत प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में इसको 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं, जो 1969 के अंदर किसने दिया था? R.H. व्हीटेकर ने। हम बड़ी क्लासों में आपकी इस बुक्स के अंदर भी जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर भी हम R.H. व्हीटेकर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीवों की विविधता या जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत हम R.H. व्हीटेकर का पढ़ेंगे और इनके अनुसार जीवों को या जीव जगत को 5 भागों में बांटा है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमिलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू R.H. व्हीटेकर इन 1969 पूरा जो पृथ्वी पर जीव हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब अगर हम बात करें कि जीवों का वर्गीकरण हम करते कैसे हैं, तो इसका एक वर्गीकरण रूल होता है, कई सारे नियम होते हैं वर्गीकरण के। और सबसे पहले हम देखते हैं जगत। 2 ही जगत हैं, जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद हम देखते हैं संघ, उसके बाद देखते हैं वर्ग, उसके बाद देखते हैं गण, उसके बाद देखते हैं कुल और उसके बाद देखते हैं वंश और उसके बाद देखते हैं हम जाति। तो ये वर्गीकरण का एक सिद्धांत है जिसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। इसको मैंने तिरछा इसलिए लिखा है कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर किया जाता है और लैटिनीकृत करने के लिए वर्गीकरण को इसे हम तिरछा लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जगत, फिर लिखते हैं संघ, फिर लिखते हैं वर्ग, फिर लिखते हैं गण, फिर लिखते हैं कुल, फिर लिखते हैं वंश और फिर लिखते हैं जाति। अगर मैं इस पूरे वर्गीकरण की बात करूं तो वर्गीकरण का जो आधार है या मूलभूत इकाई है जिसके आधार पर कंप्लीट वर्गीकरण को किया जाता है वो है जाति। और जाति और वंश ये सारी चीज़ें अलग अलग जीवों के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर अपन मनुष्य की बात करेंगे हम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। क्या होता है? होमो सैपियंस। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है, वंश को प्रदर्शित करता है, और सैपियंस है वो जाति को प्रदर्शित करता है। ये द्विनाम पद्धति है, बड़ी क्लासों में आपको बताया जाएगा। इसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस एक महान वैज्ञानिक हैं जिनको हम वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहते हैं और उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। इसका मतलब है कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, हर किसी का वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिलियम टाइफोइडिस। अगर हम ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा, ऐसे ही मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। तो ये जो वैज्ञानिक नाम हैं ये 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। इसी को हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, जो कैरोलस लीनियस ने दी थी। और इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो जाति को प्रदर्शित करता है। तो आपने वंश और जाति के बारे में पढ़ा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो वर्गीकरण का सिद्धांत है, जो वर्गीकरण का जो नियम है, उसमें जो मूलभूत इकाई होती है या आधारभूत इकाई होती है वर्गीकरण की, वो होती है जाति। तो अभी हमने जाति के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जगत R.H. व्हीटेकर ने किस प्रकार से वर्गीकृत किए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं शॉर्ट में आपको 5 जगतों के बारे में बताऊंगा और फिर हम प्रत्येक जगत के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे
और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनको भी कई कई भागों में बांटा गया है जो अभी आप एक्सप्लेन करूंगा मैं बोर्ड पर, तो वो आप देखेंगे और किस तरह से उनको लर्न करना है वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 जगत प्रणाली में मोनेरा की बात कर रहे हैं। तो मोनेरा के अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं इसके अंदर, और इनमें कोशिका भित्ति, कई सारे कैरेक्टर्स हैं इनके सामान्य लक्षण। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी हो सकती है कुछ जीवों के अंदर, और कुछ में अनुपस्थित भी हो सकती है, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के अंदर, इनमें मोनेरा जगत के अंदर RH विटेकर ने सूक्ष्म जीवों को रखा, जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मोनेरा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। यू बैक्टीरिया ये भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल का टाइप है, ये भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। शैवाल हैं कुछ, वो भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये स्वयपोषी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं, कुछ स्वयपोषी भी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ खुद भी अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। दूसरा जो जगत है इनका वो है प्रोटिस्टा। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे जीव जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें अविकसित या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी ये प्रोकैरियोटिक हैं, और जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और इनमें गमन के लिए यानी गति करने के लिए एक धागे की जैसी संरचना होती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की तो इसमें एक कोशिकीय जीवों के अंदर कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक इस तरह का सूक्ष्म जीव होता है एक कोशिकीय, ये फ्लैजिला है। अभी मैंने बताया आपको धागे की जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और जो डायग्राम है ये है युगलिना। तो युगलिना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। ये अमीबा भी प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल है, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक जीव होता है जिसे हम पैरामीशियम कहते हैं। चप्पल के जैसी इसकी आकृति होती है, इसको हम चप्पल कृमि भी कहते हैं, और वैसे इसका नाम होता है पैरामीशियम। इसमें बहुत सारे धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्मांक और इस तरह से होते हैं। इन्हें हम सीलिया कहते हैं। बहुत सारी संख्या है तो उसको हम बोलेंगे सीलिया, अगर 1 या 2 संख्या है तो उसको हम बोलेंगे फ्लैजिला। तो ये कुछ जीव हैं, ये है पैरामीशियम। डियर स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं, क्या उनकी विशेषता होती हैं, इसके बारे में पढ़ा। और तीसरा हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम। जो थर्ड है जगत वो है फंजाई। इसके अंदर सारे के सारे कवक आते हैं। कवक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। कवक परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इनकी बात करें तो ये मृतजीवी होते हैं, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर रह सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इनमें कोशिका भित्ति की बात करूं तो मैं इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो काइटिन की बनी होती है। काइटिन से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। और मशरूम एग्जाम्पल है, मशरूम होता है वो फंजाई के अंदर ही आता है। यीस्ट एक एग्जाम्पल है, वो भी फंजाई के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के जो कुछ जीव हैं, यानी सारे के सारे जो कवक हैं, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो इनके आगे वर्ग भी हैं। जैसे वेसिडियोमाइसेटीज आपके सिलेबस से आउट है। वेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, ये सारे के सारे कवकों के वर्ग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, केवल कवक में क्या आते हैं। तो सारे के जो कवक हैं वो इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर बता दिया मैंने आपको, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटी की। तो सारे जितने भी प्लांट हैं, प्लांट के अंदर शैवाल होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा, ये भी पादप होते हैं।
जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये है टेरिडोफाइटा, ये भी पादप होते हैं जिन्हें हम फर्न भी कहते हैं, पूर्ण रूप से स्थल पर पाए जाते हैं, प्रथम स्थलीय पादप हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म, इनको हम अनावृत बीजी भी कहते हैं, इनके बीज ढके हुए नहीं रहते, इट मीन्स जो फल के अंदर बीज नहीं होते, डायरेक्ट बीज होते हैं प्लांट्स पर, तो जिम्नोस्पर्म भी प्लांट्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी कहते हैं, इनके बीज फलों के अंदर होते हैं, जैसे आम आवृत बीजी है, एंजियोस्पर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांटी के अंदर हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको हम ब्रीफली आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पांचवा जगत है वो है एनीमिलिया, और एनीमिलिया के अंदर हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जो स्तनधारी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जल स्थल कहीं भी कोई जंतु पाया जाता है वो सारे अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं और वो एनीमिलिया के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं एनीमिलिया की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के जंतु हो गए, एक तो हो गए पृष्ठवंशी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और एक हो गए अपृष्ठवंशी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपृष्ठवंशी हैं इन्हें हम अकशेरुक भी कहते हैं, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी, कशेरुक का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इनको अकशेरुक भी कहते हैं। और इनको हम 11 संघों में बांटते हैं। कितने संघों में बांटते हैं? 11 संघों में। सबसे पहले हैं प्रोटोजोआ, एक बार मैं रफली बता देता हूँ, फिर है पोरीफेरा, नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं सीलेंट्रेटा, नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं प्लेटी हेलमंथीज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्के हेलमंथीज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनीलिडा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलस्का, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरह से इनके अंदर बहुत सारे जंतु आते हैं। जैसे सभी कीटों के अगर बारे में बात करूं तो वो ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो संघ है वो ऑर्थोपोडा है, सबसे ज़्यादा जो संख्या है जीवों की वो कीटों के अंदर आती है। दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज की जो क्लास थी उसके अंदर केवल आपको जैव विविधता के बारे में मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया। तो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो जीवों में अनेक प्रकार से, दोबारा से मैं रिवाइज करना चाहूँगा इसको, जीवों में किस प्रकार से विविधताएं होती हैं, आनुवंशिक विविधताएं होती हैं, क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, आवास के आधार पर विविधताएं होती हैं। तो अनेक जीव अनेक आवासों में उनकी संरचना अलग अलग होती है। अगर हम पृथ्वी पर जीवों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ जातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और एक जाति के अंदर सारे, जैसे मनुष्य एक जाति के जीव है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 1 करोड़ जातियों में से लगभग 15 से 20 लाख जातियों के बारे में भी अभी हम वर्गीकरण कर सके हैं और हमें उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हैं। बाकी जातियों के बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, वैज्ञानिक निरंतर खोज कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर इनकी स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जाति होती हैं मकर रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा की जो बीच का क्षेत्र है, जहाँ नम क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र भी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी जीवों में विविधताएँ पाई जाती हैं। इसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे चीन, भारत, ब्राज़ील, कंबोडिया, और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये कई सारे देश हैं जो बहुत ज़्यादा जीवों में विविधता रखते हैं, इसलिए इनको हम मेगा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाला क्षेत्र होता है। अगर हम इनके वर्गीकरण के, जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो अनेक वैज्ञानिक ऐसे हैं, जैसे कार्ल बॉस हैं, हैकल हैं, और सबसे ज़्यादा जो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण एक तरीके से किया, एक सूचीबद्ध तरीके से किया, वो हैं R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 के अंदर जीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा था, या 5 जगत प्रणाली दी थी। अगर 5 जगत प्रणाली के बारे में बात करूं तो सबसे पहला मोनेरा है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, शैवाल है। इनमें कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये परपोषी हो सकते हैं, स्वयपोषी हो सकते हैं। और इसके अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे शैवाल इसके अंदर आता है, बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, यू बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे आपको बताया मैंने, यूग्लिना इसके अंदर आता है, पैरामीशियम इसके अंदर आता है, अमीबा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम फंजाई की बात करेंगे तो इसमें कवक आते हैं, ये स्वयपोषी परपोषी हो सकते हैं।
इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। मृतजीवी हो सकते हैं, मशरूम इसका एग्जाम्पल है, यीस्ट इसका एग्जाम्पल है। प्लांटी की बात करें तो इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इतने भागों में प्लांट्स को बांटा गया है। इनके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग प्लांट्स इसमें आते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे एनिमिलिया की। इसमें सभी जंतु आते हैं। इसमें दो प्रकार के जंतु हैं, अकशेरुक और कशेरुक। इट मीन्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कशेरुक कहते हैं, या पृष्ठवंशी कहते हैं, या कॉर्डेटा कहते हैं इंग्लिश में। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको अकशेरुक कहते हैं, अपृष्ठवंशी कहते हैं, या नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। अगर हम अपृष्ठवंशियों की बात करें, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके बारे में बात करें तो उनको 11 संघों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इस प्रकार से 11 संघ हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। इनके लक्षणों के बारे में अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे तो पूरे एक एक के लक्षण हम पढ़ेंगे। जैसे प्रोटोजोआ में क्या आता है, एक कोशिकीय जीव आते हैं, समुद्र में रहते हैं, इनका शरीर है वो एक कोशिकीय होता है, कोई भी इनमें अंग नहीं होता है, कोई भी तंत्र नहीं होता है। और जैसे स्पंज है, इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अमीबा है, सबके अंदर कीट मकोड़े हैं, वो सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे। सीप हैं, शंख हैं, वो सारे के सारे मोलस्का में आएंगे। तारा मछली है वो इकाइनोडर्मेटा में आएगी। बिच्छू है ऑर्थोपोडा में आएगा। तो इस प्रकार से कई सारे जीव हैं, या सभी जीवों को इन विभिन्न संघों के अंदर और वर्गों के अंदर बांटा गया है, जो इस चैप्टर के अंदर हम पूरे जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। और आज की क्लास के अंदर आपका इतना ही वर्क है कि जैव विविधता क्या है, किस प्रकार से हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, और किन वैज्ञानिकों ने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा, और वो 5 जगत कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं और क्या उनके लक्षण हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।